आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके क्या स्कोप है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आई एम श्योर कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो को आप पॉज कीजिए और ये जो डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कीजिए, इसका एक वीडियो मिल जाएगा या प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए, तो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए, जो मैं आपको इजी वे में समझाना चाहता हूं, ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए काफी आसानी से आप कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन गवर्नमेंट की बुक में भी जो है मैं आपको थोड़ा सा देख के पढ़ाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि सर बुक में जो लिखा है और जो मैंने नोट्स बनाया है, क्या वो दोनों यूजफुल है क्या? यस, बहुत यूजफुल है। ये पीडीएफ का जो है इस तरीके से बनाया गया है ताकि आप इजिली कोई भी पॉइंट को समझ सको। ठीक है, और कैसे लिखना है बोर्ड एग्जामिनेशन में उसके रिलेटेड देख के बनाया गया है, सो दैट आप इजीली जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको और इजीली पढ़ सको। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो पहला स्टडी करना क्या, किसके बारे में? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। किसके बारे में? इंडिविजुअल। तो सर स्टडी करता है किसके बारे में? इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में। तो इंडिविजुअल यूनिट्स क्या हुआ सर? स्टडी करता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में, इंडिविजुअल प्राइस के बारे में, इंडिविजुअल फॉर्म्स के बारे में। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है वो इंडिविजुअल डील करता है। सर इंडिविजुअल क्या डील करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करता है वो स्पेसिफिक स्टडी करता है। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, तो वो क्या हो गया? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। एक लेबर का कितना वेजेस होगा, ये क्या हो गया सर? स्पेसिफिक हो गया। सर एक पर्टिकुलर जो है प्लेस है उसका रेंट कितना होगा, वो क्या हो गया? एक इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। एक हाउस होल्ड है वो कितना कंजम्पशन करता है, कौन से क्वालिटी का कंजम्पशन मतलब करता है, और वो कितना कंजम्पशन करता है, ठीक है, वो क्वांटिटी कौन से क्वालिटी का कितना, वो सब क्या हो गया सर? इंडिविजुअल और स्पेसिफिक हो गया। सर एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड में कितने लोग रहते हैं, कितने क्वालिफाइड हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो सब के बारे में, कितना एज ग्रुप कितना है, मेल फीमेल कितना है, तो एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक कर रहे हैं। ठीक है, उनका टोटल कंजम्पशन कितना, मतलब वो कितना स्पेंड करते हैं मंथली बेसिस पे, अगर वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो सर क्या हो गया? इंडिविजुअल हो गया। सो जब भी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है किसके बारे में स्टडी करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स। तो कैसे लिखोगे सर? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी किसका? ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। किसका? इंडिविजुअल यूनिट्स। लाइक यहां पे आप सच एज भी लिख सकते हो। ठीक है, सच एज इंडिविजुअल फॉर्म मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल प्राइस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड का क्या करता है? स्टडी करता है। इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को कौन सा स्टडी बोलते हैं? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। बात समझ में आ गई? देखो गवर्नमेंट की बुक में क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या बोला है? माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टडी है वो बिहेवियर है। किसका बिहेवियर? स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का। किसका? यहां पे वही चीज बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक किसके बारे में स्टडी करता है? बिहेवियर ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। तो सर नोट्स बहुत इजी है जिससे आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका पीडीएफ जो रहेगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, दूसरा है सर प्राइस थ्योरी। देखो जो प्राइस थ्योरी है, ठीक है, जो प्राइस थ्योरी है, ये प्राइस थ्योरी का हमने ऑलरेडी स्टडी किया है सर। कहां पे? स्कोप में। इसके लिए बोला सर आप पहले वीडियो देख लीजिए फिर आप समझ। देखो यहां पे प्रोडक्ट का प्राइस बताना, यहां पे फैक्टर का प्राइस बताना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा थ्योरी होगा? प्राइस थ्योरी होगा। क्या होगा? प्राइस थ्योरी होगा। देखो माइक्रो इकोनॉमिक इज प्राइस थ्योरी। कैसे? माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है वो क्या करता है? हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी क्या करता है? हेल्प करता है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प करता है किस चीज के बारे में? डिटरमाइन करने के लिए। क्या करने के लिए? डिटरमाइन मतलब बताने के लिए। क्या बताने के लिए? प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? प्राइस थ्योरी होता है। तो आप देखो कैसे लिखोगे? माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प्स, क्या करता है? हेल्प्स करता है, डिटरमाइन करता है। किस चीज? क्या डिटरमाइन करता है? प्राइस डिटरमाइन करता है। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। तो सर उसका प्राइस क्या होगा? रेंट, वेजेस,
इंटरेस्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो फैक्टर्स का भी प्राइस बताता है, ठीक है, फैक्टर का भी प्राइस बताता है, इसलिए हेंस दैट इज, इसलिए इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। देखो गवर्नमेंट की बुक में कैसा लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, क्या करता है, डील करता है, क्या डील करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइजेस। क्या बोला है, प्राइस को बताना, डिटरमाइन करना, डिटर्मिनेशन, ठीक है, प्राइस सेम ही चीज है। प्राइस करता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, है इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। तो ये चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कैसे कर दिया, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, क्या डिटरमाइन, प्राइजेस किसका, प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। कुछ डाउट है, कुछ एग्जांपल्स है, कमेंट में बताओ, ठीक है, ताकि ऐसा लगना चाहिए कि हाँ जो सर मैं पढ़ा रहा हूं वो सर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तीसरा क्या, स्लाइसिंग मेथड। तो देखो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। सर क्या बोले आपने, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब स्टडी करता है, जब एनालिसिस करता है, तो क्या यूज करता है, स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। तो सर ये क्या है, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को किसी के बारे में स्टडी करना हुआ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, उस चीज के बारे में स्टडी करने से पहले उसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में। तो सर क्यों डिवाइड कर दिया, ताकि स्टडी जो हो वो आसान हो जाए और डेप्थ में और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए। बात समझ में आ गई। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या बोला है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, एनालिसिस यूज करता है स्लाइसिंग मेथड। क्या यूज करता है, स्लाइसिंग मेथड, किस लिए, टू स्टडी द इकोनॉमिक इन यूनिट्स, किसके लिए, डेप्थ में डिटेल में स्टडी करने के लिए। इसके लिए क्या बोला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइडेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइड। अब डिवाइड किस चीज का करता है, इकोनॉमी को स्मॉल पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड हो गया, एक पर्टिकुलर प्राइस हो गया, एक इंडिविजुअल फॉर्म हो गया, राइट, such as individuals household individual form etc for the depth study। बात समझ में आ गई, वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। क्या बोला है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सर बुक में जो लिखा है ना सर, इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम आ गया, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन आ गया, सर यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल आ गया। लेकिन सर अगर आप फीचर्स लिख रहे हो तो फीचर्स में क्या मैं 7th पॉइंट भी पहले लिख सकता हूं? यस आप लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो। जो सर इजी हो पहला वो पढ़ना चाहिए अपने को, ठीक है। एग्जामिनेशन में जो है ना कौन सा पॉइंट लिखा उसके ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, वैसा नहीं होता बेटा। मैंने बोर्ड का पेपर चेक किया है, अगर आपने फीचर्स में से 4 मार्क का पूछा है, उसी फीचर्स के पॉइंट में से 8 पॉइंट में से अगर 6 पॉइंट्स लिखा है, 5 पॉइंट्स लिखा है, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है। आप कोई भी बोर्ड का पेपर जो चेक करता रहेगा पूछ लीजिएगा आप, ठीक है, अपने कॉलेज में। तो सर एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या करता है, स्टडी करता है। क्या करता है, स्टडी करता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है। किसके बारे में स्टडी करता है, अबाउट डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। किसके बारे में, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। तो सर एक तो होता है फ्रूट वाला मार्केट, एक तो होता है फूल वाला मार्केट, है ना। आप गए रहेंगे ना मार्केट में, अलग अलग मार्केट, जहां पे फ्रूट बिकता रहेगा, जहां पे वेजिटेबल्स बिकता रहेगा, जहां पे अभी तो जो है अब कोई भी प्लेस पे जाए जहां पे फरसान बिकता रहेगा, जहां पे खाने वाली चीजें, अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, कपड़े का मार्केट होता है, बात समझो, टीवी का मार्केट होता है, मोबाइल का मार्केट होता है, फ्रिज का मार्केट होता है, कैमरे का मार्केट, अलग अलग मार्केट। तो सर क्या वो मार्केट है क्या, नहीं वो मार्केट नहीं है। यहाँ पे कौन सा मार्केट रहेगा इकोनॉमिक्स के अंदर, इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट रहेगा, मोनोपोली वाला मार्केट रहेगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोलीमर टाइप का मार्केट रहेगा। तो सर ये सारे कौन से टाइप के मार्केट हैं, देखो सुन लो। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पे एक आइडेंटिकल गुड्स का क्या किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। सर आइडेंटिकल क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ, ये एक इमेजिनरी मार्केट होता है जहां पे क्या होता है कि गुड्स का जो क्वालिटी, कलर, साइज, टेस्ट, सब चीजें क्या होती है, सेम होती है, तो उसको हम लोग आइडेंटिकल बोलते हैं। इसके लिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। सर मोनोपोली के अंदर क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट का रेलवे है, तो वहां पे क्या होता है, एक सेलर पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। जैसे अभी प्राइवेट मोनोपोली बोल दिया तो सर क्या होगा, टाटा कंपनी आ गया, रिलायंस कंपनी आ गया, उसके कुछ प्रोडक्ट है, उनको क्या है, मोनोपोली है, वैसा कोई प्रोड्यूस नहीं करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। सर नेचुरल मोनोपोली क्या होगा, सर किसी कंट्री के अंदर जमीन से ऑयल निकल रहा है तो वो क्या है, उस कंट्री का मोनोपोली हो गया। बात समझ में आ गया, तो मोनोपोली मार्केट होता है। सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या हो गया, एक दुकान पे गया सर, एक चिप्स लेने के लिए, वहां पे 10 हल्दीराम का चिप्स लगा हुआ था, वहां पे जो है डायमंड का चिप्स लगा हुआ था,
वहां पे लेस का चिप्स लगा हुआ था, वहां पे बालाजी का चिप्स, मतलब एक चिप्स के जो है अलग अलग ब्रांड है, अनेक कंपनीज हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, जिसका क्या हो, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो। आपने गए टूथपेस्ट लेने के लिए, अगर एबीसी कंपनी का नहीं मिला तो आप XYZ कंपनी का ले लो, मतलब एक कंपनी का नहीं तो दूसरी कंपनी का। कोलगेट लेने गया, नहीं मिला तो पेप्सोडेंट ले लिया, वो नहीं मिला तो क्लोजअप ले लिया, क्लोजअप नहीं मिला तो सेंसोडाइन ले लिया, वो नहीं मिला तो मिसवाक ले लिया, ऐसा रेड का ले लिया। मतलब बहुत सारे जो है आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलता है आपको बाय करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा होता है जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है। क्या होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट, समझ में आ गया। ये ऑलिगोपोली क्या होता है, इसमें फ्यू सेलर्स क्या करते हैं, पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो क्या करता है, स्टडी करता है अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोल, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ठीक है। ये सब अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। उसके बाद देखो क्या है, लिमिटेड स्कोप। क्या है, लिमिटेड स्कोप। अब ये जो लिमिटेड स्कोप है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ना, उसका स्कोप लिमिटेड होता है। माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टडी करता है ना, उसका स्कोप लिमिटेड होता है। सर क्यों लिमिटेड होता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ना सिर्फ इंडिविजुअल्स पे ही स्टडी करता है, इंडिविजुअल तक ही स्टडी करता है, इसके लिए उसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि वो इंडिविजुअल तक करता है। सर कैसे, एग्जांपल बताओ। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट का प्राइस बताना और पूरे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट का प्राइस बताना, तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना सर। एक प्रोडक्ट का बता रहा है तो क्या है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर सबका बता रहा है तो वो जनरल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक प्रोडक्ट का बताता है, जनरल प्राइस के बारे में स्टडी नहीं करता है। जैसे अपने कंट्री में पॉवर्टी प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉवर्टी का एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो लिखा पॉवर्टी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन का ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब प्रॉब्लम से माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं करता है। तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं करता है इन सब से, तो उसका स्कोप क्या होगा बेटा, लिमिटेड होगा। समझ में आ गया। तो बोले सर लिमिटेड स्कोप क्यों, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके बारे में स्टडी करता है, सिर्फ इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस करता है। किसके ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डज नॉट डील विद द इन्फ्लेशन, डज नॉट डील विद द पॉवर्टी, डज नॉट डील विद द एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसलिए बेटा माइक्रो इकोनॉमिक इसके साथ डील नहीं करता है, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसलिए इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। बात समझ में आ गई, वेरी गुड, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। तो ये देखो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो भी एनालिसिस, जो भी स्टडी करता है ना, उसके अंदर क्या करता है, वो एजम्पशन करता है। एजम्पशन करना दैट मीन्स मान लेना होता है, ठीक है। अज्यूम करना, कोई चीज मान लेना कि ये चीज ऐसी है, ठीक है, ताकि चीजों को हम समझ सकें, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको दूंगा। जैसे मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस के घटने की वजह से सप्लाई भी क्या हो रहा है सर, घट रहा है। तो जब प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, किसकी वजह से, सिर्फ प्राइस की वजह से। तो मुझे आप लोग कमेंट में बताओ, क्या सिर्फ सप्लाई जो होता है, कोई भी कमोडिटी का सप्लाई, क्या वो सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है, कि प्राइस के घटने बढ़ने की वजह से सप्लाई कम ज्यादा होगा, कि और भी रीजंस है? अगर हाँ रीजंस है, कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है। तो अगर रीजंस है तो यहां पे मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, सिर्फ प्राइस को कंसीडर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, प्राइस को। बाकी जो अदर्स रीजंस है उसको मैं क्या कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि वो सारी चीजों में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल दूंगा, टेक्नोलॉजी। तो अगर हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो सर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट में सप्लाई कम होगा, ज्यादा होगा, अपोज ज्यादा होगा। अब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो रहा है तो एक टेक्नोलॉजी भी क्या हो जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। लेकिन यहां पे मैं प्राइस, सप्लाई का इंक्रीज डिक्रीज होने के लिए और इंक्रीज होने के लिए कौन सा फैक्टर कंसीडर कर रहा हूं, सिर्फ प्राइस कंसीडर कर रहा हूं। तो सर बाकी फैक्टर क्या होंगे, बाकी फैक्टर मैंने क्या कर दिया, अजम्पशन कर लिया। क्या कर लिया है, अजम्पशन कर लिया कि उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पे सर की ये काम किस लिए है, मतलब ये एग्जांपल किस लिए यूज होगा। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन। अब क्या बोलता है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब प्राइस और सप्लाई को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स थे वो सबको मैंने क्या कर दिया,
अदर थिंग मतलब प्राइस को छोड़ के, तो क्या जितना बच गया वो क्या हो गया, अदर थिंग हो गया, उसको मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, कांस्टेंट। सर कांस्टेंट मतलब सेम कर दिया कि टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज नहीं होगा। सर गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से भी क्या होता है, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, जिसमें सब्सिडीज मिलता है तो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। तो सर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो सप्लाई भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। सर क्लाइमेट कंडीशन चेंज होने की वजह से भी हम लोग सप्लाई कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन सर यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ प्राइस को कम ज्यादा करके सप्लाई बताया है। तो सर वो जो सारे फैक्टर्स होंगे वो अदर फैक्टर होंगे ना, बात समझ में आ गई। तो अदर फैक्टर को क्या रख रहा है, कांस्टेंट रख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिट्रिस पेरिबस बोलते हैं, जिसका मतलब अदर थिंग बीइंग इक्वल होता है। ठीक है, सच एज परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन लेने का एग्जांपल मार्केट इसलिए है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में स्टडी करता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या होता है, आइडेंटिकल गुड्स होता है। आइडेंटिकल गुड्स दैट मीन्स उसका पैकेजिंग, क्वालिटी, कलर, टेस्ट, प्राइस सब चीजें सेम होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। इसके लिए वहां पे अजम्पशन करके जो है उस पर्टिकुलर मार्केट को एक्सप्लेन किया है, जो हम लोग 5th चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग बुक का भी जो है, गवर्नमेंट की जो बुक है उसका भी हम लोग देख के पढ़ लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो एज सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, यहाँ पे देखो लेजिस फेयर्स बोला है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जिसके अंदर क्या बोला है कि लेजिस फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। मतलब क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऐसा मानते थे कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा सप्लाई होगा, और जितना ज्यादा सप्लाई होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उस चीज का डिमांड होगा। ऐसे क्लासिकल लोगों का मानना था, तो इसके लिए यहाँ पे वो यूज किया गया है, फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी दिया। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक होता है कि सब लोगों को जॉब देना होता है, कि सब लोग एम्प्लॉयड है। इकोनॉमिक्स में एक फुल एम्प्लॉयमेंट होता है कि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, चाहे वो लेबर रिसोर्सेस हो, चाहे वो कैपिटल रिसोर्सेस हो, मैन मेड रिसोर्सेस हो, नेचुरल रिसोर्स, वो सारे रिसोर्सेस को हम लोग, हमारे पास 10 12 24 घंटा है, वो सारे रिसोर्सेस को हम लोग फुली ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो भी एक क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होता है। बात समझ में आ गई सर? ठीक है, ओके। तो दीज एजम्पशन मेक एनालिसिस सिंपल। इसीलिए क्या होता है कि जो एनालिसिस होता है, जो हम लोग स्टडी करते हैं, तो एजम्पशन के बेस पे करेंगे तो क्या होता है, वो आसानी होता है चीजों को समझने के लिए। ठीक है, अब देखो अगर गवर्नमेंट की बुक में आप देखोगे तो गवर्नमेंट की बुक में भी सेम वही चीज लिखा है। सर क्या लिखा है गवर्नमेंट की बुक में, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल assumption अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट such as perfect competition market, latest policy, pure full employment market, these assumption make simple। बात समझ में आ गई सर? इजी है, राइट? अंडरस्टूड? तो बाकी आपको जो एग्जांपल दिया वो भी आपको समझ में आ गया? अगर हाँ तो लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इतने पॉइंट लिए। सर बुक में पार्शियल इक्विलिब्रियम भी दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम दिया है। तो सर पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो इक्विलिब्रियम बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, ये भी एजम्पशन जैसे ही है कि दो फैक्टर्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम, मतलब इक्वल मालूम करने के लिए, क्या करने के लिए, इक्वलिज्म। इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, इक्वल। तो दो फैक्टर्स को हम लोग इक्विलिब्रियम करने के लिए, बताने के लिए, इक्वल पॉइंट पोजीशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो फैक्टर्स को जो है बैलेंस कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालाइज, क्या करता है, एनालाइज करता है किसके बारे में, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट्स, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल फॉर्म, इंडस्ट्रीज, ये सब के बारे में। It's isolate the individuals units other forces and study the equilibrium independently। मतलब एक फैक्टर कैसा दूसरे के ऊपर फैक्टर डिपेंड होगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर प्राइस घट गया तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये इंटरडिपेंडेंटली क्या करना, इस चीज को बताना, तो वो पार्शियल इक्विलिब्रियम हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी देखो बुक में जो है फीचर्स और भी पॉइंट दिए हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट और दिया गया है, यहाँ पे मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल दिया गया है। ठीक है, क्या है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल दिया गया है, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। सर ये क्या होता है मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ आपको। देखो जहां पे हम लोग मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज करते हैं ना, इसका मतलब मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। तो जैसे मान लीजिए एक कम, अगर हम लोग इकोनॉमी में देख रहे हैं, अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमको क्या लगेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। और एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है तो मतलब हम लोग एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको सेल करेंगे तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी क्या होगा, मतलब जनरेट होगा। वही चीज के ऊपर क्या है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल बेस है। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को, एनीवन हैविंग डाउट्स? ओके, तो अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो देखो वही चीज मिलेगा कि द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल इज की टूल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। द टर्म मार्जिनल मींस चेंजेस ब्रॉट
चेंजेस ब्रॉट बाय दी एडिशनल यूनिट, मतलब जब एडिशनल आप प्रोड्यूस करोगे तो एडिशनल क्या लगेगा आपको, कॉस्ट लगेगा। तो मार्जिनल बेसिकली एडिशनल होता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा बोल सकते हो आप, ठीक है, क्या बोल सकते हो आप, एक्स्ट्रा। मार्जिनल एनालिसिस, मार्जिनल एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने के लिए, वेरिएबल्स, इस स्टडी वेरिएबल्स, कौन सा वेरिएबल, थ्रू दी चेंजेस। वेरिएबल बोलेगा जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर हाउस होल्ड हो गया, प्राइस हो गया, कॉस्ट हो गया, बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो चेंजेस प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स कैन क्या है, टेक द इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग प्रिंसिपल, मतलब अगर उसको कंज्यूमर को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है तो दे कैन प्रोड्यूस, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर उसको डिसीजन लेना है तो वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। दे कैन एनालाइज, वो क्या कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है माइक्रो लेवल पे कि उसको अगर एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना है तो कितना लगेगा, है ना, तो वो उसके ऊपर बेस है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है ना, एक और है ये पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो ये भी क्या है कि एक इक्विलिब्रियम मतलब होता है इक्वल, क्या होता है, इक्वल। तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करता है, दो फैक्टर्स में बैलेंस करता है, कौन, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, इसके लिए उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसमें से आपको जो भी इजी लगता है आप क्या कर लिए, क्या करिए, उसमें से जो है आप पॉइंट पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो नोट्स है मैंने इसमें क्या किया, 6 से 7 पॉइंट लिया, इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है, ये 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। 4 मार्क्स में से आप 5 पॉइंट लिख दोगे, ठीक है, या मैक्स टू मैक्स 6 पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है। आप क्या कीजिए, 5 पॉइंट लिखिए या 6 पॉइंट लिखिए, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप 5-6 पॉइंट लिख दीजिए। देखिए ये 8 मार्क का क्वेश्चन आने का बहुत कम चांस है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर का वेटेज है, विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स, विद ऑप्शन 11 मार्क्स का है। तो फर्स्ट चैप्टर में से देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थर्ड ए, थर्ड बी, 7th 8 9 ये भी 8 मार्क का वेटेज है। तो इसके लिए 4 मार्क्स का चांसेस आने का ज्यादा है। तो इसके लिए जो आपको बताया वही चीज आप क्या कीजिए, इसमें से जो है इजिली प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।